हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पेट 2025 के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। इससे पहले बहुत सारा मॉडल पेपर करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें। और पेट का स्पेशल बहुत सारे क्लास करवाए जा चुके हैं। ठीक है, आप वहां से देख करके अपना नंबर बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, यदि आप सब नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा था? ध्यान देना, इतिहासकार का नाम बताना है। जो अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के बेस पर लिखा था वो कौन सा था? तो आप बताएंगे भंडारकर। एक इतिहासकार है भंडारकर, जिन्होंने अशोक का इतिहास लिखा। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और आप सबको बता दें एक इतिहासकार का नाम मिलता है जॉर्ज टर्नर। टर्नर, इनका नाम याद कर लीजिए। ये क्यों फेमस है? इन्होंने सर्वप्रथम प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक के नाम से किया था, जॉर्ज टर्नर महोदय। और एक नाम और याद कर लीजिए, बीडल महोदय। बीडल बीडल महोदय का नाम किस प्रकार जुड़ा है? इन्होंने सर्वप्रथम जो मास्की का लघु शिलालेख था ना, उसमें अशोक का नाम को पढ़ा था। किस अभिलेख में? मास्की। ठीक है, तो टर्नर, बीडल और भंडारकर, तीन इतिहासकारों का नाम आप सबको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? जो संस्थापक होगा वही तो शासक है। तो चंदेल वंश का जो स्थापना किया था यह कब हुआ था? आप सब पहले याद कर लीजिए। 831 ईसा पूर्व में चंदेल वंश की स्थापना हुआ था। किसने किया था? नंदुक महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और नंदुक ने बहुत सारी उपाधियां धारण किया। इनमें से 2 उपाधियां आप सबको याद होना चाहिए। एक था नृप और एक था महीपति। नृप और महीपति, ये उपाधियां कौन धारण किया था? नंदुक ने। ठीक है, और आप सबको बता दें एक था शासक था राहिल। राहिल नामक एक शासक था। किस वंश का था? ये भी चंदेल वंश का था। इन्होंने महोबा आप जानते हैं अपने यूपी में है ना, बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो राहिल शासक ने, चंदेल शासक ने क्या किया? महोबा के पास एक बड़ा सा तालाब बनवाया था और अजयगढ़ का किला भी बनवाया था और एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहाँ पर करवाया था? महोबा में। ठीक है, तो राहिल का नाम याद कर लीजिए तालाब, किला और मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी के दरबार में था कौन कौन सा? सबसे पहले फिरदौसी था। ऑप्शन तो यही होगा बी। महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार कौन कौन थे? फिरदौसी था। और कौन था? अलबरूनी था। यहाँ देखिए अलबरूनी नहीं दिया, लिख देते हैं अलबरूनी था। और कौन था? उतबी था। तो बहुत सारे थे लेकिन तीनों का नाम याद होना चाहिए, फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी। ये सब किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी के दरबार में थे। ठीक है, और जो उतबी था, ये उतबी यही महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। और उतबी का एक पुस्तक मिलता है, इन्होंने किताब की रचना किया, तारीख यामनी। याद कर लीजिए, तारीख यामनी। 21 भाषा में रचना किया उतबी। आप बताएंगे तुर्की भाषा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, और इसी पुस्तक में तारीख यामनी में ही सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी के हमलों का जिक्र भी किया गया है। और किसकी पुस्तक है? उतबी की पुस्तक है। फिरदौसी के बारे में बात करें तो फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा कई बार पूछा गया है। शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे फिरदौसी की पुस्तक है।
ठीक है। और फिरदौसी को ही फारस का होमर कहा जाता है। फारस का होमर किसे बोला जाता है? फिरदौसी को, ठीक है। अब अलबर्नी था, अलबर्नी के बारे में बात कर लें तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। कौन? अलबर्नी, एक अरबी इतिहासकार था अलबर्नी, ठीक है। और इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना किया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तारीख हिंद। अलबर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख हिंद। और किस भाषा में इसने किया रचना? अरबी भाषा में ही, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिए। तो तीसरे का आंसर क्या बन जाएगा? बी। तो आप सबका देखिए रिवीजन भी हो रहा है और जो कुछ आप सबको नया भी मिलेगा वो भी आप सबको याद ही रहेगा इस समय, ठीक है। केवल आप सब ध्यान से सुनिए बस। आप सब देखिए, आप सब एक रफ ले लीजिए कापी, जो भी आंसर है खाली उसी के आंसर को लिखिए बस। एक दो बार ऐसे कापी पे चलाते रहें, लिखते रहें, कई बार उसे लिखिए जब तक ले आप सुन रहे हैं एक क्वेश्चन। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेगा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप सब कभी कभी देखते होंगे, आप मान लेते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है, या कभी मतलब ऐप में करते हैं, तो आप सबको डाउट हो जाता है कि ये रहेगा कि ये रहेगा। तो जब आप बार बार उसी को आंसर को एक ही बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन भेंट किया था? तो आप बताएंगे मीर जुमला ने। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आप जानते हैं जो मीर जुमला था एक ईरानी व्यापारी था और गोलकुंडा में हीरे का जो व्यापार करता था। कौन? मीर जुमला। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन महोदय को। इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए 1882 में एक प्रस्ताव को पेश किया था। एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? देखिए क्रांतिकारी आंदोलन और जो INM है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में सब वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है। आप सब देखते होंगे 10 घंटे का मैराथन, 12 घंटे का, 100 वीडियो देखते होंगे ना। खाली आप सब जाइए, बेस्ट कंटेंट है प्ले लिस्ट में, आप सब देखिए तो एक बार। देखिए अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908, ठीक है। और इसका केस कब लड़ा गया? केस कब तक चला था? 2 साल चला था, 8-9, ठीक है। तो कह रहा कि अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, ये आप सबसे पूछा। तो चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का मुकदमा लड़े थे, कह सकते हैं बचाव किए थे। इसके बारे में बता दें कि जो अलीपुर बम कांड है की सुनवाई कब हुआ था? कांड तो 8 में हुआ था, 8-9 में हुआ था, 2 साल हुआ था। इसके जो अभियुक्त बनाए गए थे अलीपुर बम कांड में, 2 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। एक तो थे अरविंद घोष, एक तो बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष, 2 लोग थे, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, जिसमें से अरविंद घोष का जो बचाव किए थे चित्तरंजन दास ने किए थे, ठीक है। या कह सकते चित्तरंजन दास उनके वकील थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव को पेश किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 7 का आंसर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथक का नाम क्या है? आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त में के महीने में हुआ था, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति। इसी आंदोलन में जो बड़े बड़े लीडर थे, नेता थे, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सबको नज़रबंद कर दिया था मध्यरात्रि में ही, ठीक है। तो कह रहा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो
जो गांधी जी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था उनका नाम बताना है। तो वो था लुई फिशर। ध्यान देना, लुई फिशर। कभी कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लुई फिशर किस आंदोलन से संबंध रखता है, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, और यही लुई फिशर है जो महात्मा गांधी जी के जीवनी भी लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी की जीवनी किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा। अगर अमेरिका नहीं देगा तो पत्रकार का लोकेशन पूछ लेगा कि लुई फिशर किस देश से संबंधित था, तो अमेरिका से। किसकी जीवनी लिखा, महात्मा गांधी जी का। और किस आंदोलन से संबंधित था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और एक पत्रकार था बिब मिलर, ये भी पूछा जाता है। बिब मिलर का संबंध किस आंदोलन से था, तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला था। ठीक है, तो बिब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बता दें, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए। ठीक है, फिर ये आंदोलन चलता रहा। फिर बात आती है 4 फरवरी 1922 की। ठीक है, आप जानते हैं इस दिन एक बहुत भयानक घटना घटित हुआ गोरखपुर में। और गोरखपुर में घटना घटित हुआ जलियांवाला कह रहे हैं, कौन सा, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहाँ पर घटित हुआ, गोरखपुर में, 4 फरवरी 1922 में। ये क्या था, चौरी चौरा कांड में जो भी जो आंदोलनकारी या कह सकते क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने गोरखपुर में एक जो थाना था, कह सकते पुलिस स्टेशन, उसमें आग लगा दिए, जिसमें से लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मियों की वहाँ पे मृत्यु हो गया था। ठीक है, और इसके सूचना जब महात्मा गांधी जी को मिला, ठीक है, तो इस घटना से बहुत आहत हुए महात्मा गांधी जी। और जब आहत हुए तो उन्होंने जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये वापस लेने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी जी जब वापस करने का कि अब असहयोग आंदोलन अब वापस हम लेते हैं, तो जैसे ही ये नाम सुने, जो और बड़े बड़े लीडर थे, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, जवाहरलाल नेहरू साहब हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी, मोतीलाल नेहरू, ये सब जो बड़े बड़े लीडर थे ना, महात्मा गांधी जी का विरोध करने लगे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप असहयोग आंदोलन चल रहा है तो चलने दीजिए। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं माने थे। ठीक है, इन्होंने फिर आगे चलकर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, फिर इसी को देखते हुए डॉक्टर मुंजे ने इसी से क्षुब्ध होकर, महात्मा गांधी जी के जो निर्णय था इसी से आहत होकर, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था। तो कौन निंदा प्रस्ताव लाया था, डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है, लेकिन इनका विरोध कौन किए थे, गांधी जी का। एक बार फिर से बता देते हैं, पूछ लेगा आप सबसे, चित्तरंजन दास, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू साहब, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े और भी लोग नेता थे, है ना, जो गांधी जी को मतलब सुनाते थे। तो इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, देखिए, कह रहा कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था, है ना। तो जब मतलब बर्लिन जाने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, काबुल में किस नाम से पासपोर्ट तैयार किए थे, तो आप बताएंगे ऑरलैंडो मैसूटा। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। बाकू, तो सबसे पहले राजधानी आप सबको याद ही हो गया होगा, अजरबैजान की राजधानी कहाँ, बाकू। ये जो बाकू है ना, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी।
अच्छा, कैस्पियन सागर इस क्या रियल में एक सागर है? आप सब जानते हो कि सागर बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। नहीं, इसका नाम खाली सागर, कैस्पियन सागर, लेकिन ये रियल में क्या झील है, लेक है ना। और कैस्पियन जो सागर है, जो झील है, ये मध्य एशिया में है। कहाँ पर? मिडल एशिया में। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा झील भी है। और इसके किनारे किनारे और कौन सा देश है? जैसे रूस भी है इसके किनारे, ईरान भी है, अजरबैजान तो आपको बता ही दिए, और कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है ना। ये सब कैस्पियन सागर के किनारे हैं। ये सागर नहीं, एक झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु क्या है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा, अच्छा आप जानते हैं जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एक है 80 डिग्री को अभी छोड़ दीजिए, एक है 82.5 डिग्री पूर्व, इसे इसे भारत का मानक रेखा कहा जाता है ना। तो देखिए 82 है तो 80 से लगभग थोड़ा क्या है, कम है। तो जो इस 80 डिग्री जो देशांतर रेखा है और जो ये वाला रेखा है कर्क रेखा, दोनों एक दूसरे को मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं डी पर है। ठीक है। और जो भारत का मानक रेखा है ना, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, आप सबको पीछे कई बार बताए हैं, बहुत प्रैक्टिस सेट में इसको फुल एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। तो आप सब मॉडल पेपर को ज़रूर देखें, आप सबका बहुत फ़ायदा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? भारत की बात कर रहा है, तो नगरीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो आप बताएंगे 31.16%। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित खदानों में से एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा खदान है जहाँ से विशाखापट्टनम जो लौह इस्पात संयंत्र है वहाँ इसको भेजा जाता है। तो आप बताएंगे बैलाडीला खदान से। ये बैलाडीला लौह, यहाँ से लौह प्राप्त किया जाता है। जब यहाँ से लौह प्राप्त किया जाता है तो इसको कहाँ भेजा जाता है? विशाखापट्टनम को। ठीक है। तो बैलाडीला किस राज्य में है खदान? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया की बात कर रहा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। समझ में आया? तो देखिए थार जो मरुस्थल है इंडिया और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। अच्छा, यहीं से राजस्थान में इसका विस्तार ज़्यादा, अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार का राजस्थान में। और एक यहीं से लूनी नदी बहती है। लूनी नदी की अपनी विशेषता है, और वहीं से जैसे स्थल से निकलती है और वहीं पर समाप्त भी हो जाती है। लूनी नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका पानी आधा दूर खारा आधा दूर मीठा पानी होता है। ठीक है, लूनी नदी का। और अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो दक्षिणी नहीं, नॉर्थ चिली में है। कहाँ पर है? नॉर्थ चिली में। ठीक है। और आप जानते हैं नॉर्थ चिली कहाँ है, किस का एक देश है? दक्षिण अमेरिका का। ठीक है। तो नॉर्थ चिली में है। और कालाहारी रेगिस्तान आप सब जानते हैं कहाँ पर है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ है? साउथ अफ्रीका का देश है। और कोलोरेडो ये कहाँ का है? कोलोरेडो, तो आप सब बताएंगे कोलोरेडो कहाँ का है? ठीक है, यूएसए का है। तो अमेरिका में है ये भी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस वर्ष में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने शामिल करने की सिफारिश किया था। अच्छा, सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थे कितने मौलिक कर्तव्य को सिफारिश किया थे?
10, लेकिन उस समय जोड़ा कितना गया था 10। सिफारिश इन्होंने 8 किया था, लेकिन जोड़ा कितना गया था 10। और मौलिक जो कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है, भाग है 4A। और किस धारा में है, धारा की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो 51 के ए में है। ये भाग है 4A में और धारा 51 के ए में है। ठीक है। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, 11, क्योंकि 10 तो पहले जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है ना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, तो 10 जोड़ा गया था, फिर एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया। एक कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, जो कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था, 2002 में। यही सन पूछा गया कि 11वां कब जोड़ा गया था, तो 2002 में। तो अगर हम बात करें तो किस ऑप्शन पर आप सबको मिल जाएगा, ऑप्शन बी में। 17 क्या है, संसाधनात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संसाधनात्मक किसके अभाव में काम नहीं कर सकता है, तो 17 का आंसर क्या बन जाएगा, राजनीतिक दल। तो आप जानते हैं कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं ना, बहुत जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सब अपना अपना इलेक्शन लड़ता है। जब राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 18 का आंसर क्या बनेगा, सी, संविधान संशोधन द्वारा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस धारा से कहाँ तक, 36 से 51 तक है। तो आर्टिकल 40 है, तो इसी के बीच में तो आएगा। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 21 भाग में हैं, तो संविधान के भाग है 4। ठीक है, और जो आर्टिकल 40 है इसी में बताया गया कि ग्राम पंचायतों का कैसे गठन होगा। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए संवैधानिक मान्यता कब मिला, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और लागू कब से हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायतों को काम करने के लिए कुल कितना विषय दिया गया, 29 विषय। और पंचायतों को किस सूची में रखा गया है, 11वीं अनुसूची, 11वीं सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं, स्थानीय शासन की बात कर रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय नियंत्रण, देखिए स्थानीय शासन पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होता है, ये राज्यों का होता है इस पर नियंत्रण। ठीक है, तो वैधानिक स्थिति होता है। ठीक है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होता है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की, जो राज्यों में होता है ना, एक वित्त आयोग होता है, जो राज्य का वित्त आयोग होता है, इसको जो नियुक्त करता है ना, राज्यपाल महोदय करते हैं। ये जो वित्त आवंटित करता है, जैसे जो स्थानीय स्वशासन है उनको कैसे मतलब पैसा दिया जाएगा ना, उसके लिए बनाया जाता है राज्य वित्त आयोग जिसे कहते हैं। कह कि सौर सेल एक ऐसी युक्त जो रूपांतरित करता है, सौर सेल जिसको आप सोलर ऊर्जा बोलते हैं ना, तो प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी, 21 का, सॉरी बी नहीं, यहाँ तो उष्मा है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कह रहा कि 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों। कुल मिला के आप कह सकते एक जो भाप होता है, एक तो मान लेते हैं 100 डिग्री पर भाप है और 100 डिग्री पर ही पानी है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, भाप वाला, उष्मा। ठीक है, अब क्यों खतरनाक होता है, यही आप सबसे पूछा गया, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी।
क्वेश्चन नंबर 23, दूध का पीएच मान क्या होता है। देखिए इसके बारे में आप सबको बता दें, पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 और 7 से कम, एक कम है, ये 7 से अधिक है, ठीक है। और जिस जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जिसका 7 से कम होता है वो ऐसे मतलब अम्लीय होता है, और जिसका मतलब 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो जो दूध का पीएच मान होता है ना वो कितना होता है, तो आप बताएंगे रेंज 6.4 से 6.8 तक। इसका मतलब जो दूध का पीएच मान है 7 से कम है, इसका मतलब इधर लाइक करेगा। जब 7 से कम है इसका मतलब दूध कैसा है, अम्लीय की क्षारीय है, तो बताएंगे अम्लीय है। दूध क्या होता है, अम्लीय। लेकिन जो हम सबका जो ब्लड होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, बट आप सब एक बार जब पढ़े रहेंगे तो आप सबको आसान लगेगा। कह रहा कि इसमें लौह होता है, लौह मतलब आयरन, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लौह। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होते हैं, बिल्कुल बात सही है। यहाँ देखिए कई आप सबको क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ये कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, ये बात गलत है। तो हीमोग्लोबिन नहीं करता, WBC करता है इसके लिए, ठीक है, प्रतिरक्षा वाला काम। तो 4 गलत है, तो 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। आप जानते हैं चावल, जब चावल को पॉलिश कर दिया जाता है ना तो वहाँ पर विटामिन B1 की कमी हो जाता है। जो विटामिन B1 की कमी हो जाता है तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए चावल को ज़्यादा पॉलिश करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ विटामिन B1 निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो कौन सा लक्षण है आप सबको बताना है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये लक्षण नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में प्राकृतिक संसाधन बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से कच्चे मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ भारत में कमी नहीं है, लेकिन निकालने की कमी है, उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से उसका, ठीक है, खोज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 26 का डी बन जाएगा। तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका अच्छे से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे 2002 में। याद कर लीजिए, आप सब आयोग से आप सबको 1 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा तो पूछा तो जाएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय समावेशन देखिए, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये तो है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी बात सही है, ठीक है। और बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, क्या बात सही है, आप सब बताइए। और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का प्रसार, ये भी बात सही है। देखिए, बैंकिंग जो अधोसंरचना इसको थोड़ी ना, इसको और विस्तार करना चाहिए। मतलब गांव गांव में, गली गली में यदि आप सब बैंक की ब्रांच खोल रहे हैं, शाखा खोल रहे हैं, है ना, तो ये इसके माध्यम से बढ़ता है ना। कि मान लेते हैं किसी मान लो शहर में 10 बैंक शाखा, तो उसको सिकोड़ कर मतलब सबको बंद करके एक कर दिया जाए, तो इसके माध्यम कमी होता है, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है। मतलब कौन सा उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है, ठीक है। तो 29 का देख लेते, पात्र परिवारों की पहचान, तो यही आंसर ही हो गया। 29 का आंसर क्या बन जाएगा, ए। देखिए, राज्य और केंद्र के क्या अधिकार दिया गया है,
कि वो जो पात्र परिवार उनकी पहचान करना। और केंद्र सरकार थोड़ी नहीं आएगा किसी गांव में, किसी कस्बा में, किसी गली में, है ना, कि कौन सा पात्र है, कौन सा अपात्र है, ये सब पहचान कौन करेगा? राज्य करेगा, यूटी तो करेगा। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? कार्यशील पूंजी कौन सा? क्या भूमि, धन, ट्रैक्टर, गहना, सॉरी गहने की मशीन, या जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग। कार्यशील पूंजी किसे हम मानेंगे? तो आप बताएंगे धन को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, 30 का सी ऑप्शन। 31 क्या है? मोनालिसा को पर पेंट किया गया था। मोनालिसा एक पेंटिंग था जो आप सब सुने होंगे नाम। ठीक है, तो ये कहाँ का था? एक इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, और ये किस पर बना था? लकड़ी पर बना था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। याद कर लेना कहाँ से संबंधित है? इटली से। ठीक है, मोनालिसा। आगे क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। मोदी जी जब आए कब? 2015 में, तब से क्या होने लगा? मनाया जाने लगा। 33 क्या है? ड्यूस शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा? डी। बैडमिंटन से और कौन कौन सा शब्द संबंधित है? तो डबल, है ना, और सर्विस ब्रेक, साइड लाइन, लो सर्विस, ये सब शब्द किस में बोले जाते हैं? बैडमिंटन में। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है या के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है? तो मदुरई। मदुरई का मंदिर भी है यहाँ का, फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक का अहिर्त नहीं होगा जब तक कि वे भारत का नागरिक ना हो? कुल मिलाकर उसकी योग्यता की बात किया है। तो योग्यता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में कहा है, किया गया है? तो आर्टिकल 84 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। कह रहे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलता है? तो आप बताएंगे क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या? क्यात। तो क्यात इसमें कहीं नहीं लिखा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। तो और देखिए, हम कुछ देशों के नाम और राजधानी देखिए, तो कंट्री और उसके जो कैपिटल है, राजधानी है, और उसके करेंसी है। ठीक है, तीनों बताते हैं एक साथ, आप सब सुनिएगा। वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई में है। ठीक है, और वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या? डोंग है। वियतनाम की राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा क्या? डोंग। ठीक है, और चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग, और इसकी मुद्रा का युआन, ये चीन का है, ये तो सबको याद होगा। जापान की मुद्रा क्या है? टोक्यो, और इसकी मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, और इराक, ठीक है, इराक की राजधानी का बगदाद, और इसकी मुद्रा क्या? दिनार। ठीक है, और म्यांमार को आप सबको बता दिए, म्यांमार की राजधानी नेपिदाव है, और इसकी मुद्रा क्या है? क्यात। तो कोई नहीं था, ऑप्शन ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो आप बताएंगे 15%। मान लेते हैं विधानसभा में, देखिए विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका केवल 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। ध्यान देना, कितने परसेंट में बताओगे? 15। लेकिन ये भी शर्त है कि 12 मंत्री से कम भी नहीं बन सकते, कम से कम तो 12 तो बनना ही चाहिए। ठीक है, प्रतिशत में 15, मैक्सिमम 15%, और मिनिमम कितना? 12। यहाँ परसेंट नहीं है, 12 लोग मंत्री बन सकते मिनिमम, कम से कम। यहाँ अधिकतम 15%। ठीक है, तो
तो 37 का आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा, 21 जगह है ए वर्णन किया गया है ऐसा प्रावधान, तो आर्टिकल 164 क्लॉज ए में ये बताया गया है, ठीक है, कि कुल जितने भी विधानसभा होगा उसका केवल 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। और एक है कि जो 164 क्लॉज 1 इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री के सिफारिश से जो भी अन्य मंत्री लोग होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन सिफारिश कौन करेगा? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 38, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो बताएंगे 1952 में। 38 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो स्वीडन की राजधानी आप बताएंगे क्या है? स्टॉकहोम। तो देखिए स्वीडन का स्टॉकहोम नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? ई। तो ऐसे आप सबको घुमाने के लिए दे देगा, ई ऑप्शन खाली देखने के लिए नहीं दिया है अब, ठीक है। तो देखिए ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। और बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की, ठीक है। और लग्जमबर्ग किसकी राजधानी? लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कर कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है? देखिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और प्रत्येक 2-2 साल पे कितने लोग सेवानिवृत्त होते हैं? तो आप बताएंगे 1/3 सदस्य। ध्यान देना 2 वर्ष पर होंगे 1/3 सदस्य। और ये राज्यसभा का ऐसा सदन है, मतलब अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता। और जो इसके सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है? देखिए एक होता शांत, एक होता अशांत, ठीक है। तो शांत अशांत कैसे आप पहचानेंगे? देखिए जिसका मतलब है आप भाग करेंगे जाता रहेगा कभी नहीं रुकेगा, उसको बोलते हैं अशांत। और जो मान लेते हैं एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाता है, डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं शांत। और शांत अशांत चेक करने के लिए डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर केवल 5 का या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब केवल या तो 5 का हो या तो केवल 2 का हो या तो 5 और दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है, तो शांत होगा। तो आप सबको बता देते हैं, देखिए 41 का इसे काट दीजिए, 9 1 का 9, 9 5 45, इसका वैल्यू कितना गया? 1/5। इसके अलावा ध्यान रखें 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए 21 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 15 तियाँ 45। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो यहाँ देखिए 15 का जब फैक्टर करेंगे 5 तो मिलेगा, साथ में साथ क्या मिल गया आपको? 3, जो कि 3 आपको यहाँ बताएं शर्त में नहीं, इसलिए बी वाला तो होगा नहीं। ए भी काटेंगे नीचे 15 आएगा, यहाँ भी 5 और 3 का फैक्टर मिलेगा, यहाँ काटेंगे यहाँ भी देखिए 15 आएगा, यहाँ भी 5 और 3 का फैक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से केवल आंसर क्या बन जाएगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? इसका क्यूब कर लीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए, तो सब आप सब कर ही सकते हैं। 42 का आंसर क्या बनाओगे? सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा कि 3 संख्या दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसे आप सब लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप सब सॉल्व कर लेना, 36 आएगा। यक्स मान लेना, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। या नहीं तो कोई संख्या मान लेना, जैसे संख्या जो सबसे कट जाए आसानी से। एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे होंगे? ये भी देखिए आप सब कर लेना, ठीक है। एक विक्रेता ने 60% पर मतलब 60% लाभ पर बेचा, 3 रुपये में कितना नींबू? 15। तो इसका आंसर आप सब निकाल लेना कितना आएगा। 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा? 8।
एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। अच्छा, अगर 40% हारा तो जीता कितना होगा? 60%। ठीक है। यदि उस समय 75 मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या क्या होगी? तो कुल मैच की संख्या निकालने के लिए जीता गया मैच ऊपर लिख देना, कुल कितना मैच जीता 75, और नीचे कितना है जीता गया मैच बट्टे जीते गए मैच की संख्या प्रतिशत में। ठीक है, तो कितना परसेंट जीतता था? 60, और प्रतिशत से गुणा कर लीजिएगा 100% से, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा? 125%। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 46। देखिए रीजनिंग है। कह रहा कि एक विशिष्ट कोड में इसको इतना लिखा गया तो इसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए क्या किया गया है। यहाँ देखिए n 14 पर है, 14 में से 7 जाएगा 7 G7 में, इसका मतलब -7 किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए D है, D में से -9 किया गया है, और माइनस फिर उसके बाद क्या किया? 11, फिर -7 -9 -11, यही पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, तो आप सब अपने कॉपी पर निकालिएगा। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? डी ऑप्शन, -7 -9 -11, यही रिपीट होगा। 47 क्या है? नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी तरीके से एक समान है और एक संख्या असंगत है, तो उस असंगत संख्या का चयन करें। ठीक है, देखिए रीजनिंग है, आप सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ए वाला है इसका वर्ग देखिए, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49, 8 का वर्ग 64, लेकिन 4 का वर्ग 63 नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। तो एक घड़ी में शाम के 6:44 हो रहा है। ठीक है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोण में सबसे छोटे कोण का मान निकालिए। ठीक है, एक तो अधिक कोण होगा, एक तो न्यून कोण होगा। आप सबको पहले भी जो मॉडल पेपर था प्रैक्टिस से तक कई बार बताते हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं, थीटा बराबर 11/2 एम -30 एच। यही फार्मूला आप यूज कर लेना, आ जाएगा। एम का मतलब मिनट, यहाँ क्या रखेंगे? 44, और 30 इंटू एच, एच के स्थान पर हावर, तो यहाँ 6, बस इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो 360 में से घटा देना। ठीक है, हाँ इसका बता दे रहे कितना आंसर आएगा, 49। तो 49 का आप सब क्या आंसर निकालेंगे? इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 84। ठीक है, डिग्री। सॉरी 84 नहीं आएगा, 62 डिग्री आएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 49 ब्लड रिलेशन से है। कह रहा कि एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, ठीक है, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, नानी का बेटा का मतलब उसका मामा हो गया, और मामा की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो वंदना अपने का जिक्र कर रही है, तो किसके जिक्र कर रही है? तो आप बताएंगे मामा की बहन। एक मिनट। एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, वह मेरी नानी की एकमात्र एक बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है, तो वंदना अपने ममेरी बहन का जिक्र कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका वन डायग्राम आप सबको बताना है। ठीक है, कह रहा कि कुछ चीते बिल्लियां हैं, कुछ चीता, देखिए कुछ चीता बिल्ली है, एक कैट बना देते हैं। ठीक है, एक चीता है, और सभी बिल्लियां चूहा है। सभी बिल्लियां क्या होगा? चूहा, माउस। तो कह रहा कि हम सभी बिल्लियां चूहे, सही है। तो कह रहा कि सभी चूहे बिल्लियां है, सभी चूहा, देखिए सभी चूहा, चूहा कौन सा है? माउस है। सभी चूहा क्या? बिल्लियां हैं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, कुछ चीते चूहा है, तो बात सही है, तो केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, 50 का केवल 2 सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए
कह रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो आइटम्स दिया ए बैग एग, तो इसका क्या हो जाएगा 51 का। तो अब बताएंगे समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी। 52 क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन कट ए सॉरी फिगर, तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, तो क्रिएट ए पुअर इम्प्रेशन, ऑप्शन सी बन जाएगा। 53 क्या है कि सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, सिनोनिम्स बताना, ठीक है, तो डिसमेट इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, तो 53 का आंसर क्या बन जाएगा वृक्ष, ठीक है। 54 का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आवर सैलरीज, तो यहाँ क्या सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो हाईवे इंक्रीजेज ओवर द ईयर, ऑप्शन क्या बन जाएगा 54 का ए। और 55 क्या है, देखिए इससे पहले बहुत सारा पैसेज था ना, कभी कभी पैसे भी दे देगा, हो सकता है पैसेज भी ना दे, ठीक है। तो सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन इन द ग्रामेटिकल एरर, कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, दे हैड टू वेट फॉर द लगेज टू बी पुट इनटू द कप बिफोर द देमसेल्फ गॉट इनटू इट, तो फॉर द लगेज ये गलत है, 55 का बी ऑप्शन। 56 क्या है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद का बही प्लस कार, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। इसमें कौन सा संधि, विसर्ग संधि है, ठीक है, तो 56 का सी। 57 का सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए कमला, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी वाणी हो गया, वीणा पाणी हो गया, शारदा हो गया, और भारती हो गया, गिरा हो गया, बिमला हो गया, वागेश्वरी हो गया, ये सब सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूप शब्द अब्द लिखा का अर्थ क्या होता है, अब्ज का मतलब कमल होता है, ठीक है। पंकज होता है, जलज, नीरज, सरोज, अंबुज, राजीव, उत्पल, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो अब्द का मतलब तो बादल, तो अब्द का मतलब 58, तो 58 का आंसर यहाँ देखिए बादल कहीं नहीं लिखा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, आकाश मत कर दीजिएगा, बादल होता, ठीक है। तो अब्द का मतलब बादल होता है, घन होता है, नीरद होता है, वारिद होता है, ठीक है, वारिधर होता है। 59 क्या आता है, जिनका जन्म पहले हुआ हो, एक शब्द बताना, जिनका जन्म पहले होता है उसको अग्रज बोलते हैं, ठीक है। तो 59 का आंसर क्या बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा कि निम्नलिखित में से तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अग्रज बोलते हैं, ठीक है। 59 का क्वेश्चन नंबर 60 क्या, निम्नलिखित एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है, तो कौन सा मुहावरा है जिसका मतलब सावधान रहना है, तो क्वेश्चन नंबर 60, तो सावधान रहना किसका मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसमें ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं दिया गया, ठीक है। आंखें फाड़ कर देखना, आंखें उठाना, आंखों में गड़ना, कान पर जू ना रेंगना, इनमें से कोई नहीं, सावधान रहने का अर्थ है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा 60 का। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हिंदी का है, ठीक है, पैसेज, तो पैसेज आप सब पढ़िएगा क्योंकि 2 पैसेज तो आप में आना अनिवार्य है। 61 क्या है, कह रहे कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे देशभक्तिपूर्ण, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। 62 क्या है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, तो मर्दानी का मतलब क्या होता है, यहाँ पुरुष का बोध होगा, ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं ऑप्शन में है, ठीक है, तो ई ऑप्शन बन जाएगा। मर्दानी का मतलब तो वीरांगना, वीरांगना मतलब पुरुषों जैसी, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, उक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो शीर्षक क्या हो सकता है,
तो 63 का होगा ए ऑप्शन, झांसी की रानी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 64, इस कविता की कवयित्री का नाम क्या है? तो 64 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? कवयित्री का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है तो किस रस से प्रेरित है? तो आप बताएंगे वीर रस से प्रेरित है। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन डी बन जाएगा। दूसरा पैसेज है, आप सब पढ़िएगा, छोटा सा पैसेज है, इम्पॉर्टेंट है। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का मतलब क्या होता है? ये तो ग्रामर में भी आप सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फिजूल खर्च कर, मतलब फिजूल खर्च करना बिना मतलब का। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? 67, तो क्या हो सकता है? ईर्ष्या। ठीक है। अगला क्या है? ईर्ष्या का नाम, ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम होता है लोगों को जलाना। 69, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की जाती हैं? खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं। ठीक है, तो 69 का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करंट अफेयर देखेंगे। प्रयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ध्येय का लक्ष्य के अर्थ क्या? ध्येय का मतलब क्या था? लक्ष्य। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक देश है तो इसको कानूनी अधिकार दिया, एक पर्वत को कानूनी अधिकार दिया, तो कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है। फरवरी 2025 में सरकार ने कितने रामसर स्थलों की घोषणा किया? तो फरवरी 2025 में कितने नए रामसर स्थल की घोषणा किया गया है? तो आप बताएंगे 4 नए रामसर स्थल। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, फरवरी 2025 में कर्नल केसी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 93 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं? तो सचिन तेंदुलकर। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? कर्नल केसी नायडू। 94 क्या? फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सेवा रेल। तो 94 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 क्या? फरवरी 2025 में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया। तो 95 का आंसर क्या बन जाएगा? आप बताएंगे त्रिवेणी। ऑप्शन बी। चर्चा में रहा EAST क्या है? EAST क्या चीज़ है? तो 96 का आंसर बन जाएगा एक कृत्रिम सूर है। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा, जो कि चाइना बहुत सुर्खियों में था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? फरवरी 2025 में मिचिबिकी 6 नामक सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो 97 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं? जापान। इसका जो जाक्सा है, ठीक है, जैसे इसरो है भारत का, वैसे जापान का क्या होता है? जाक्सा। 97। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि फरवरी 2025 में किसने स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया? स्पेस वॉक का किसने नया रिकॉर्ड बनाया? तो आप बताएंगे सुनीता विलियम्स ने। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और इसकी थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है, तो गलत बताना है। ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बात सही है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 21 फरवरी था। 20 फरवरी, ये भी बात सही है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, ये भी बात सही है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 29 फरवरी नहीं मनाया जाता, बल्कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये सेशन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।